हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 13 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। ऋत्विक उसे जाने नहीं देना चाहता था, उसे जानना चाहता था उसका जवाब, लेकिन उसके आंसू देखकर वो समझ चुका था कि इस समय शवि कुछ नहीं बोलेगी। तो उसने अपना हाथ पीछे खींचा और दरवाजे के पास जाकर वहां खल लगे सेंसर पर अपना हाथ रखा, जिससे दरवाजा खुल गया और शवि एक नजर उसकी तरफ देकर वहां से बाहर भाग गई। ऋत्विक ने दरवाजा वापस बंद कर लिया। शवि ने अपने आंसू पोंछे और भागकर किचन में चली गई। वहां जाकर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था। ऋत्विक की बातें उसके दिमाग में घूमे जा रही थी। कभी उसका अपने प्यार का इजहार करना, तो कभी बच्चों की तरह उसे रिक्वेस्ट करना, कभी उसका गुस्से से उस पर हक जताना। उसने जल्दी से पानी का गिलास भरा और एक ही घूंट में पी गई और खुद से ही बोली, ये सब क्या था आखिर? ये सब सच नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने कोई सपना देखा है क्या? वो मुझसे ऐसी बातें क्यों करेंगे आखिर? या शायद मजाक? लेकिन ऐसा मजाक क्यों करेंगे मेरे साथ? फिर थोड़ा रुककर, शायद मुझसे थप्पड़ का बदला लेने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए वो ये सब कर रहे हों। लेकिन उनकी आंखों में तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहे हैं। हे महादेव, क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ? ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपनी सोच में गुम खड़ी थी कि दादी उसके पीछे आई और उसे आवाज दी, लेकिन वो बिल्कुल खोई हुई थी। दादी ने उसे हिलाया तो वो हड़बड़ा गई और बोली, जी दादी, क्या हुआ? दादी बोली, ये बात तो तुम बताओ कि क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, तो मैं कहाँ परेशान हूँ? मैं एकदम ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो फिर चेहरे पर 11 क्यों बचे हुए हैं तुम्हारे? नहीं, ऐसे ही बस कुछ सोच रही थी मैं। तो शवि झूठ-मूठ मुस्कुराकर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। दादी बोली, अगर सच में कोई बात नहीं है तो ठीक है, और अगर कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। दादी कहती हो ना मुझे। शवि उनके पास आई और उनके हाथ पकड़कर बोली, बिल्कुल दादी, मैं ठीक हूँ, और अगर कोई परेशानी होगी तो मैं सबसे पहले आपके ही पास आऊंगी, पक्का। दादी उसके गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराकर बोली, फिर ठीक है। आपको कुछ चाहिए था दादी? अरे हाँ, वो मुझे एक कप चाय पिला दोगी? सुबह से सिर्फ एक ही कप चाय पी है मैंने। शवि मुस्कुराई और बोली, जी बिल्कुल, अभी लाती हूँ आपकी चाय। दादी जाने को मुड़ी, फिर रुकी और बोली, अरे शवि बेटा, तुम तो प्रिस्क्रिप्शंस लेने गई थी ना, कहाँ है वो? प्रिस्क्रिप्शन का सुनते ही शवि को थोड़ी देर पहले हुआ वाकया याद आ गया और उसका दिल धड़क उठा। और उसे याद आया कि प्रिस्क्रिप्शन तो वहीं रूम में ही कहीं गिर गई थी जब ऋत्विक उससे वो सब कह रहा था। उसे खामोश देखकर मन ही मन मुस्कुरा दी और सोचने लगी, तुम्हें कहाँ प्रिस्क्रिप्शन का याद रहना था बेटा? मेरे पोते ने याद आने ही नहीं दिया होगा। पता है मुझे, तुम्हें रूम में देखकर तो खुश हो गया होगा वो, और तुम्हें थोड़ा परेशान भी किया होगा। लेकिन कुछ भी कहो, प्यार बहुत करता है मेरा चीकू तुमसे, बहुत खुश रखेगा तुम्हें, बिल्कुल राजकुमारी की तरह सहेज कर। फिर बोली, हुआ क्या हुआ बेटा, भूल गई क्या? क्या? शवि अपनी सोच से बाहर आई और बोली, सॉरी दादी माँ, वो मैं दरअसल कुछ और काम में भूल गई थी। और शवि थोड़ा परेशान होकर बोली। तो दादी प्यार से बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, इससे सॉरी की क्या बात है, मैं अभी चीकू को फोन करके मंगवा लेती हूँ। कहकर दादी वहां से मुस्कुराती हुई चली गई और शवि चाय बनाने लगी। लेकिन उसका मन अभी भी अशांत था और ऋत्विक से सामना होगा ये सोचकर ही उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। दादी ऋत्विक को बार बार फोन लगा रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। दादी उसकी इस हरकत से परेशान हो गई थी, क्योंकि वो एक ही रिंग में दादी का फोन उठा लेता था। शवि दादी के लिए चाय लेकर आई और टेबल पर रख दी। दादी को परेशान देखकर बोली, क्या हुआ दादी माँ, आप परेशान क्यों लग रही हैं? दादी उसकी तरफ देखकर बोली, कुछ नहीं बेटा, चीकू वो को मैं फोन लगा रही हूँ, वो उठा ही नहीं रहा है। अभी भोला को भेजा था, उसके बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खोला, और अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। ये सुनकर शवि भी परेशान हो गई कि ऋत्विक बाहर क्यों नहीं आ रहा है और फोन भी आंसर नहीं कर रहा है। दादी बहुत परेशान हो रही थी। वो घुटनों के दर्द की वजह से ऊपर चलकर नहीं जा सकती थी। शवि भी सोच में पड़ गई थी। वो दोनों कुछ करते इससे पहले ही उनकी नजर सीढ़ियों पर से आते हुए ऋत्विक पर गई, जो कि मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करता हुआ नीचे आ रहा था। दादी ने उसे देखा तो वो थोड़ा रिलैक्स हो गई और शवि भी थोड़ी हैरान भी थी और थोड़ा रिलैक्स भी थी। वो नीचे आया और दादी के सामने आके खड़ा हो गया और बोला, दादी आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? क्या हुआ? दादी नॉर्मल हुई और बोली, वो कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो थोड़ी टेंशन हो रही थी। ऋत्विक मुस्कुराया और बोला, अरे मेरी प्यारी दादी माँ, मैं वॉशरूम में था इसलिए फोन नहीं उठाया।
और आप इतनी सी बात पर परेशान हो रही हैं। दादी बोली, क्यों ना हूं परेशान, तू जानता है ना कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तेरी फिक्र हो जाती है। ऋत्विक मुस्कुराकर उनके गले लगा और उनके ठीक पीछे खड़ी छवि को देखकर बोला, जानता हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। छवि उसकी तरफ देख ही रही थी। वो बोला, लेकिन आप नहीं जानती कि मैं कितना प्यार करता हूँ, इतना जितना कि सोच भी नहीं सकती। और छवि को देखकर आई विंक कर दी। छवि एकदम हैरान रह गई और अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि ऋत्विक बस उसे ही देखे जा रहा था। वो फिर धीरे से बोला, पर एक दिन मैं ये साबित करके ही रहूंगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ, कितना ज्यादा। छवि उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दादी ऋत्विक से बोली, अरे अब बस कर, छोड़ भी दे मुझे, सारा प्यार आज ही लुटा देगा। ऋत्विक उनसे अलग हुआ और छवि की तरफ देखकर बोला, सही कहा अपनी दादी, दिल तो यही करता है कि सारा प्यार आज ही लुटा दूं, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा स्टॉक है कि एक बार में खत्म नहीं होगा और संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बातों का मतलब समझते हुए दादी ने उसका कान पकड़ा और धीरे से बोली, हाँ सब समझ रही हूँ मैं चीकू बेटा, ये जो तू मेरे कंधे पर बंदूक रखकर कहीं और ही निशाना लगा रहा है ना। दादी हूँ तेरी, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, समझे। ऋत्विक अपना कान छुड़वाते हुए बोला, दादी छोड़ो ना प्लीज, इट्स हर्टिंग। और मैं कोई बंदूक आपके कंधे पर रखकर नहीं चला रहा था, सच बोल रहा था, बिल्कुल। अब छोड़ भी दीजिए ना। दादी ने धीरे से उसका कान छोड़ा तो ऋत्विक छवि की तरफ देखकर बोला, क्या मुझे एक कप कॉफी मिलेगी, कम दूध वाली। छवि ने बिना उसकी तरफ देखे ही हाँ में सिर हिलाया और किचन में चली गई। उसके जाते ही दोनों दादी पोता सोफे पर बैठ गए और दादी बोली, अब बता क्या चल रहा है ये सब तेरा। हाँ, ऋत्विक बोला, क्या चल रहा था, कुछ भी तो नहीं। दादी उसके घूरते हुए बोली, सच सोच ले चीकू, चीकू बेटा, अगर मुझसे छुपाएगा तो तेरे बच्चों को तेरे खिलाफ ऐसा भड़काऊंगी ना कि वो तुझे पापा नहीं चीकू ही बोलेंगे। उनकी बात सुनकर ऋत्विक उनके गले लग गया और फिर बोला, हाय दादी, आपके मुंह में घी चक्कर, पहले वो दिन आए तो आप जितना चाहे भड़का लेना। इतने में छवि कॉफी लेकर आई तो ऋत्विक उसे सुनाते हुए बोला, आप मेरे बच्चों को भड़का देना जितना चाहे उतना, लेकिन मेरी बीवी को मेरे लिए छोड़ देना। बच्चे तो आपके ही पास रहेंगे, फिर मेरे बच्चे होंगे तो मेरे जैसे ही, मैं चीकू तो वो होंगे सेब, अमरूद, तरबूज। और उसकी बात को बीच में ही काटकर दादी बोली, हट बेशर्म कहीं का, इतने बच्चे। ऋत्विक छवि की तरफ देखकर बोला, जो कि दादी की प्रिस्क्रिप्शंस पढ़ रही थी। हाँ और नहीं तो क्या, 6 बच्चे होंगे मेरे और वो सब आपको मिलकर परेशान करेंगे और मैं उनकी मम्मी को। ये सुनते ही छवि ने उसकी तरफ देखा तो उसने फिर से आंख मार दी। छवि सकपका गई और नजरें नीची कर ली। दादी हंसते हुए बोली, कितना बेशर्म हो गया है तू चीकू, अपनी दादी के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुझे। ऋत्विक उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और बोला, आपसे कैसी शर्म दादी, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आपसे कोई सीक्रेट नहीं। फिर बैठ गया और कॉफी का सिप लेकर बोला, वैसे आपको नाम कैसे लगे। छवि की तरफ नजर घुमा के, हमारे बच्चों के। छवि उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगी और उठकर बोली, दादी मैं दादी माँ, मैं आपके लंच की तैयारी करती हूँ। और वहां से चली गई। उधर मिश्रा ज्वेलर्स में आरुष अपने कैबिन में बैठा हुआ था और एक फाइल को स्टडी कर रहा था। फिर अचानक से उसका ध्यान अपने हाथ पर बंधी हुई पट्टी पर चला गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने हाथ को देखता हुआ बोला, थैंक यू छवि, थैंक यू सो मच, आज पहली बार तुम्हें खुद में महसूस कर पा रहा हूँ। तुम्हारा एहसास पूरी तरह से मुझ में समा चुका है। तुम्हारा मेरी परवाह करना, मेरे जख्म पर मरहम लगाना, वो फीलिंग अब कभी नहीं भूलूंगा मैं। मेरे पहले प्यार की पहली सीढ़ी थी वो। अब तो तुम्हें और भी चाहने लगा हूँ और चाहने की चाहत हो गई है। सच में मेरी फेरी हो तुम, एक पल में ही अपना बना लेती हो। मुझसे तो संडे का इंतजार ही नहीं हो रहा है, सोचकर ही दिल में गुदगुदी हो रही है कि तुम और मैं, सिर्फ हम साथ में होंगे। तुम्हें जी भर के देख पाऊंगा मैं, बिना किसी डिस्टरबेंस के। फिर अपना फोन निकालकर तुमसे बात करने का दिल चाह रहा है, क्या करूं, फोन करूं या नहीं। फिर कुछ सोचकर अपने हाथ डायलर बटन पर रख ही दिए। उधर छवि के जाते ही दादी ऋत्विक से बोली, चीकू क्यों परेशान कर रहा था तू उसे, बेचारी तेरी वजह से उठकर चली गई यहाँ से। ऋत्विक मुस्कुराकर बोला, अब मैंने गलत क्या बोला, सब कुछ सच ही तो बोला ना मैंने। वो शर्मा गई तो मैं क्या करूं। दादी बोली, शर्मा नहीं गई, गुस्सा होकर गई है तुझसे। ऋत्विक बोला, कोई ना दादी, उसके गुस्से पर भी प्यार आता है मुझे और उसे मनाने का और भी मजा आता है। इतने में सोफे पर पड़ा हुआ छवि का फोन रिंग हुआ। फोन ऋत्विक के पास ही पड़ा था तो उसका ध्यान गया तो डिस्प्ले पर आरुष का नाम देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। वो फोन हाथ में लेकर बोला, इस पहाड़ी बिल्ली को चैन नहीं आता है। दादी ने पूछा कि किसका फोन है तो ऋत्विक ने कंपनी का है कहकर काट दिया।
फिर से फोन रिंग किया। ऋत्विक ने 2-3 बार फोन काट दिया, लेकिन वो फिर से बज पड़ता। हार कर वो फोन लेकर उठा और बाहर की तरफ आ गया और फोन पिक किया। फोन उठाते ही आरुष बड़े प्यार से बोला, हेलो। ऋत्विक ने मुंह बनाया और बोला, वो तो ठीक है, लेकिन उसकी ज्यादा फिक्र करने वाले की तबीयत हो सकता है कि कल को थोड़ी बिगड़ जाए। आवाज सुनकर आरुष एकदम अपनी चेयर से उठा और बोला, ऋत्विक तुम, ये फोन तो शवि का है ना, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ऋत्विक बड़े आराम से लॉन में लगे स्विंग चेयर पर बैठकर बोला, मुझसे और शवि में कुछ भी तेरा मेरा नहीं है, सब कुछ हमारा है, तो उसका फोन भी मेरा फोन, इसलिए मेरे पास है। तुम बताओ फोन क्यों किया? कोई काम? आरुष बोला, मैं अपनी दोस्त को बिना काम के भी फोन कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऋत्विक भी वैसे ही बोला, किसी की तो नहीं, लेकिन मेरी परमिशन रिक्वायर्ड है मेरी जाना से बात करने के लिए, और खासकर तुम्हारे लिए। अंडरस्टैंड? आरुष थोड़ा गुस्से में, अंडरस्टैंड करने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। तुम ये बात समझो कि शवि की जिंदगी में तुम जबरदस्ती घुस रहे हो, वो तुम्हारी ओर देखती भी नहीं है और तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। ऋत्विक मुस्कुराया और बोला, भले ही वो मेरी तरफ देखे या ना देखे, लेकिन मेरे सिवाय भी तो किसी और की तरफ नहीं देखती, और खासकर अपने सो कॉल्ड दोस्त की तरफ। उसने सुबह तुम्हारी परवाह की, इसका कोई भी गलत मतलब मत निकालना, वो दिल की ही ऐसी है कि सभी की परवाह करने लगती है, तो इंसानियत के नाते ही तुम्हारे लिए भी वो कंसर्न थी। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि तुम ओवर एक्साइटेड ना हो, समझे? आरुष वापस अपनी चेयर पर बैठा और बोला, तो यही बात तुम पर भी लागू होती है ना, कि तुम भी उसकी किसी बात को अपने हिसाब से ना तोड़ मरोड़ के फिट कर लो अपनी सोच के अकॉर्डिंग। मुझे क्या करना है और क्या समझना है, ये मुझे किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं है, और खासकर शवि से जुड़ी हुई बातों के बारे में। ये बात जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग में बिठा लो मिस्टर आरुष। ऋत्विक नाराजगी से बोला, तो आरुष बोला, वैसे तुमने मुझसे शर्त लगाई थी ना कि 3 दिन में दोस्ती करोगे शवि से, क्या हुआ उसका? ऋत्विक हंसते हुए बोला, अब मुझे तुम्हारे इस चैलेंज की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही उसकी हार जीत की परवाह है, क्योंकि अब मुझे दोस्ती का ढोंग करके उससे के करीब नहीं जाना है। अब मैं ऑफिशियली अपनी जाना से प्यार की बातें कर सकता हूँ। आरुष झल्ला गया और बोला, मैं तुमसे बात कर ही क्यों रहा हूँ, तुम शवि को फोन दो। ऋत्विक बड़े इत्तेमाम से बोला, सॉरी, इस वक्त मेरी जाना जरा बिजी है, वो अपनी दादी सासू माँ के लिए खाना बना रही है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आरुष बोला, देखो ऋत्विक, मुझे शवि से बात करनी है, वो अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। ऋत्विक बोला, और मैंने भी कह दिया ना कि मेरी जाना से बात करने की परमिशन नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें अभी, तो सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, लेकिन वो टाइम मैं आने नहीं दूंगा। कहकर उसने फोन काट दिया। आरुष हेलो हेलो करता रह गया। आरुष गुस्से में बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया ऋत्विक, मुझे शवि से बात करने से नहीं रोकना था। तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस मैं तोड़कर ही रहूंगा, और शवि से दूर मैं नहीं तुम होगे, देख लेना। कहकर वो काम में लग गया। ऋत्विक ने फोन कट किया और अंदर चला गया। वहां शवि और दादी बैठे थे। शवि दादी से हंसते हुए बातें कर रही थी। ऋत्विक उसकी हंसी में खो गया और वहीं खड़े रहकर उसे देखने लगा। दादी की किसी बात पर शवि एकदम से खिलखिला दी, तो ऋत्विक अपने दिल पर हाथ रख के बोला, ऐसे हंसता है यार मेरा कि पहली नजर में भा जाए। जितनी बार भी देखूं तुझे जाना, हर बार पहले से ज्यादा प्यार आए। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास चला गया और दादी के पास बैठकर बोला, वैसे दादी, आपने मेरे बच्चों के नाम तो पूछ लिए, लेकिन मेरी वाइफी का नाम नहीं पूछा। तो दादी उसकी बातों का मतलब समझते हुए बोली, अच्छा तो अब बता दो, हम भी तो जाने कि आखिर क्या नाम होगा तुम्हारी वाइफी का। क्यों शवि बेटा? शवि उनकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी। वैसे तो वहां से उठकर वो जाने को थी, लेकिन दादी की आवाज से उसे रुकना पड़ा। उसका इशारा पाते ही ऋत्विक एकदम एक्साइटेड होकर बोला, हाँ, तो जैसे कि आपको पता है, मेरे मतलब शवि की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, हमारे मेरे और मेरी वाइफी के बच्चे होंगे, फ्रूट्स टाइप मीठे मीठे, तो ओब्वियसली मेरी बीवी भी तो वैसी ही होगी ना, एकदम मीठी सी, तो उस हिसाब से उसका नाम होगा रस मलाई। उसकी बात सुनकर दादी हैरानी से उसे देखने लगी और शवि की तो हालत ही खराब हो गई थी। दादी बोली, चीकू तू ना यहाँ से जा, कितना बेशर्म हो गया है तू आजकल, कोई लाज शर्म ही नहीं है तुझे, कैसी बातें कर रहा है आज? ऋत्विक मुस्कुरा के बोला, दादी माँ, आपने वो गाना तो सुना ही होगा ना? दादी हैरानी से, कौन सा गाना? ऋत्विक वहां से उठा और शवि के सोफे की तरफ जाने लगा और गाने लगा, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, कहते हुए वो शवि के बिल्कुल पास पहुंच गया। दादी उसे देखकर सोचने लगी, चल सुमित्रा, तू यहाँ से, तेरा ये पोता तो अपने दादा के ही नक्शे कदम पर चल रहा है, किसी का कोई लिहाज ही नहीं है,
तो बेहतर है कि यहाँ से खिसक ले, चीकू तुझे दुआएं देगा। सोचकर वो वहां से उठी और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उन्हें जाता देख शवी की सांसें अटक गई कि अब ऋत्विक उसे परेशान जरूर करेगा। वो भी वहां से खिसकने के इरादे से उठी और जाने लगी तो ऋत्विक ने उसे हाथ पकड़ लिया। शवी ने मुड़ के देखा तो ऋत्विक उसका हाथ पकड़े उसे ही देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर आगे गाने लगा, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, शुभ शुभ आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, और अपना वही आंख मार दी। शवी गुस्से में बोली, हाथ छोड़िए मेरा। ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़े हुए ही झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। शवी एकदम से उसके पास आ गई और उसके हाथ ऋत्विक के सीने पर आ गए और ऋत्विक के हाथ शवी की कमर पर। उसने अपने हाथों का घेरा बना लिया। शवी की आंखें बड़ी हो गई और वो बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। ऋत्विक वैसे ही उसे देखते हुए बोला, डोंट वरी, कोई नहीं आएगा। मम्मा और पा घर पर नहीं है और दादी अपने रूम में अभी अभी गई हैं, तो हम लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। शवी ने उसे घूर के देखा और बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप, सही तो कह रहा हूँ, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा हमें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। और देखो मेरी फैमिली कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शवी बोली, क्या बोले जा रहे हैं आप, और छोड़िए मुझे, एक बार कहा ना मैंने। ऋत्विक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो तुम मुझे इग्नोर और अवॉइड करती रहती हो ना, भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से ना तो मैं तुमसे दूर होऊंगा और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो जाना। उसकी बात सुनकर शवी बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप, आपने अभी। ऋत्विक बालों को चेहरे से हटाते हुए कहा, कैसा लगा ये नाम तुम्हें, जाना। शवी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं कोई जाना वाना नहीं हूँ, मेरा नाम शवी है, समझे आप। ऋत्विक बड़े आराम से, दुनिया के लिए तुम शवी हो लेकिन मेरे लिए तो मेरी जाना ही हो। शवी गुस्से से बोली, चुप रहिए आप, मैं कोई जाना नहीं हूँ, और दूसरी बात ये, मेरी मेरी क्या लगा रखा है आपने, मैं आपकी कोई जागीर नहीं हूँ, मैं भले ही मिडिल क्लास हूँ लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप ये सब बातें मुझसे मत कीजिए, मैं आपकी सोसाइटी के लेवल की नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके घर में जॉब करने वाली एक मामूली सी लड़की हूँ जो कि कुछ जरूरतों के चलते ये जॉब कर रही है। तो इसलिए आपका मुझसे दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि हमारे बीच में एक मालिक और नौकर का रिश्ता हो सकता है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। और वैसे भी आपको टाइम पास करने के लिए भी एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, फिर क्यों मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। वो और भी कुछ बोलती उससे पहले ऋत्विक ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और बोला, चुप, एकदम चुप, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब तुम सुनो, निकाल लो ना अपने दिल की सारी भड़ास। अच्छा ही है, कम से कम तुम्हारे दिल में मेरे लिए कैसे थॉट्स हैं ये तो पता चल ही गया ना मुझे। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या कहा तुमने, तुम मेरी जागीर नहीं हो, राइट, सही कहा तुमने, तुम जागीर नहीं हो, क्योंकि जागीर तो बेची और खरीदी भी जा सकती है, लेकिन तुम मेरे लिए अनमोल हो, जिसको मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से छुपा कर रखना चाहता हूँ, ताकि किसी की नजर तक तुम्हें छू ना पाए। दूसरी बात, तुम मेरी सोसाइटी के लेवल की नहीं हो, सही कहा, तुम उस सोसाइटी के लेवल से भी कहीं ऊपर हो, वहां जहां आज तक कोई भी हाई क्लास लड़की नहीं पहुंच पाई, वहां ये मिडिल क्लास लड़की ना सिर्फ पहुंच गई बल्कि अपना कब्जा भी जमा लिया। हाँ, जानना चाहती हो कहाँ, शवी उसे हैरानी से देख रही थी, तो उसने उसका हाथ पकड़कर फिर से अपने दिल पर रखा और बोला, यहाँ यहाँ कब्जा किया है तुमने, और नौकर और मालिक की बात की तुमने, मालिक नहीं मालकिन हो तुम, बन बैठी हो मेरे इस दिल की, ये तुम्हारा गुलाम हो गया है। और क्या कहा तुमने, टाइम पास करने के लिए बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, हाँ मिल जाएंगी, लेकिन मुझे सिर्फ तुम चाहिए जाना, सिर्फ तुम, ना तुमसे कुछ ज्यादा और ना ही तुमसे कम। ये जिंदगी अब तुम्हारे बिना किसी सजा से कम नहीं होगी मेरे लिए। मुझे पता है तुम ये बातें इसलिए कर रही हो ना कि ताकि मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन बहुत बुरी कोशिश थी तुम्हारी, तुम्हें मेरा प्यार दिखावा लगता है ना, इसलिए ये सब बोल रही हो ना। सही है, ऐसा सिर्फ इसलिए सोच रही हो कि मैं एक बड़े घर से हूँ, राइट। फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर, लेकिन यकीन करो जाना, मेरा प्यार कोई दिखावा या ढोंग नहीं है, ना ही कोई इनफैक्चुएशन है, सच्चा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, दिल से चाहता हूँ तुम्हें, ना तुमसे पहले किसी के बारे में सोचा था और ना ही तुम्हारे बाद कोई गुंजाइश बची है। प्लीज मेरे प्यार को झूठ मत समझो, क्योंकि खुद के बारे में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने प्यार के बारे में एक गलत लफ्ज नहीं सुन सकता। मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, शादी करना चाहता हूँ तुमसे, अपना बनाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए छुपा के रख लेना चाहता हूँ तुम्हें अपने दिल में। बोलो, करोगी मेरा प्यार एक्सेप्ट। ऋत्विक बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन शवी ने उसे झटके से खुद से दूर कर दिया और बोली,
क्यों आपको मुझे बार बार एक ही बात समझानी पड़ती है कि मुझसे दूर रहिए, मत आइए मेरे पास। और ये जो प्यार का भूत चढ़ा है ना आपके सर पर, ये कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ खूबसूरती का फितूर चढ़ा है आप पर। आज आपको मुझसे प्यार है तो 2 दिन बाद आपको मुझसे और खूबसूरत लड़की दिखेगी तो आपको उससे प्यार हो जाएगा। तब आपको एहसास होगा कि आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। इसलिए कह रही हूँ, संभल जाइए अभी, ताकि बाद में पछताना ना पड़े आपको। ऋत्विक ने उसे फिर से अपने पास खींचा और अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, और मुझे भी क्यों बार बार एक ही बात तुम्हें बतानी पड़ रही है कि कोई अट्रैक्शन नहीं है, और मेरे लिए तुम ही हमेशा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रहोगी, क्योंकि किसी और की बनावटी खूबसूरती में इतनी ताकत नहीं कि ऋत्विक सिंघानिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। ये सिर्फ तुम कर सकती हो जाना। और मैं कोई 18 या 20 साल का टीनेजर नहीं हूँ जो मुझे प्यार और अट्रैक्शन का डिफरेंस नहीं पता, समझी तुम। अब एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे। तो मुझसे दूर जाने का ख्याल भी मत लाना अपने दिमाग में, वरना सारी दुनिया में आग लगा देगा ये ऋत्विक सिंघानिया। जितना तुम मुझसे दूर भागोगी उतना ही खुद के पास पाओगी मुझे, क्योंकि अब तुम्हारी परछाई भले ही तुम्हारा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। शवि ऋत्विक सिंघानिया। शवि को ऋत्विक की आंखों में एक अलग सा जुनून और खुद के लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था। वो उससे और नजर नहीं मिला पा रही थी तो उसने अपनी नजरें झुका ली। ऋत्विक ने उसके चिन पर हाथ रखकर अपनी तरफ उसका चेहरा किया और बहुत ही प्यार से बोला, सॉरी जाना, मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात की, नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमसे दूर होने के ख्याल से ही मैं पागल हो जाता हूँ। दिल करता है कि सब कुछ खत्म कर दूं या फिर खुद को ही खत्म कर दूं। शवि हैरानी से उसे देख रही थी। फिर वो बोला, हाँ सही कह रहा हूँ, तुम जिंदगी बन चुकी हो मेरी। तुम अगर नहीं होगी इस जिंदगी में तो ये ऋत्विक सिंघानिया जिंदा नहीं बचेगा, मर जाएगा तुम्हारे बिना। उसके चेहरे को हाथों में लेकर प्यार से उसके माथे को चूम लिया। शवि खड़ी खड़ी देखती रह गई तो वो बोला, ये मेरे प्यार की मोहर है तुम पर कि तुम मेरी हो जाना, सिर्फ मेरी। ये सुनकर शवि का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही ऋत्विक ने उसे छोड़ा और अपने दोनों हाथ पीछे करके उसकी तरफ अपना चेहरा झुका के बोला, लो मारो शवि। शवि हैरानी से उसे देखने लगी तो वो बोला, मुझे पता है कि तुम्हें अभी मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, इतना कि थप्पड़ मारने का दिल कर रहा होगा। आई नो कि तुम्हारी परमिशन के बिना मुझे तुम्हें ऐसे किस नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। आई एम रियली सॉरी, पर क्या करूं, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तुम्हारे सामने आते ही सारे जज्बात खुद ब खुद ही बाहर आने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे इस स्पर्श में अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ प्यार था, तुम्हारे लिए बेशुमार प्यार, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी तुम अपना गुस्सा निकाल सकती हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, लेकिन थोड़ा धीरे से मारना प्लीज। वो क्या है ना कि तुम्हारे हाथ इतने खूबसूरत हैं तो उतने ही ज्यादा भारी भी होंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि खूबसूरत चीजें उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। फिर थोड़ा शरारत भरे लहजे में बोला, और वैसे भी शादी के बाद तो और भी बहुत मौके आएंगे जब तुम अपनी किसी भी चीज की भड़ास आके मुझ बेचारे पर ही उतारोगी, तो थोड़ा धीरे मारोगी तो अभी से आदत डाल लूंगा। शवि अब कंफ्यूज हो गई कि आखिर क्या करे। उसे सच में ऋत्विक पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन अब उसकी ऐसी बातों से सारा का सारा गुस्सा उड़ गया था। ऋत्विक फिर बोला, जल्दी करो ना जाना, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है। शवि ने कुछ ना बोलना ही बेहतर समझा और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से किचन में चली गई। ऋत्विक उसे जाते हुए देखने लगा, फिर मुस्कुरा दिया और बोला, पता था मुझे कि तुम नहीं मारोगी मुझे, इसका मतलब तुम भी कहीं ना कहीं मानती हो कि तुम पर मेरा हक है, और बहुत जल्द ये बात अपने मुंह से कहोगी तुम, दैट यू लव मी। फिर उसी तरफ मुंह करके थोड़ा जोर से बोला, आई लव यू जाना, लेकिन तब तक शवि अंदर जा चुकी थी। फिर ऋत्विक ने अपने बालों में हाथ घुमाया और गुनगुनाते हुए अपने रूम की तरफ चल पड़ा, तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। उधर शवि किचन में जाके खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। उसने अपना एक हाथ अपने दिल पर रख लिया जो कि बहुत तेजी से धड़क रहा था। फिर धीरे से बोली, क्या था ये सब, क्या हो रहा है मुझे उनके सामने। फिर अपना हाथ अपने माथे पर रखा तो उसे ऋत्विक का किस करना याद आ गया, और उसका स्पर्श याद आते ही एक अजीब सी गुदगुदी सी हुई उसके दिल में और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। लेकिन अगले ही पल हकीकत में आके वो खुद को डपटते हुए बोली, ये क्या सोच रही हो तुम शवि, कोई हक नहीं है तुम्हें इतने बड़े सपने देखने का, भूल गई कि तुम कौन हो, कहाँ से बिलोंग करती हो। दूर दूर तक कोई मेल नहीं है तुम्हारा उनसे, तुम यहाँ सिर्फ अपना काम करने आती हो, तो बस वही करो, ऐसी बेकार बातों पर मत दो ध्यान, अपनी हकीकत में रहो। फिर अपने सारे विचारों को किनारे करते हुए अपना काम करने लगी
उधर आश्रम में शाम के करीब 6 बजे एक कार ठीक आश्रम के सामने आके रुकी और उसमें से एक लड़का बाहर निकला। वो सीधे अंदर की तरफ चल पड़ा। अंदर जाके उसने वहां एक काम कर रही औरत से गिन्नी के बारे में पूछा तो वो औरत उसे वहीं खड़े होने का बोलकर गिन्नी को बुलाने चली गई। कुछ देर बाद वो गिन्नी के साथ आई तो गिन्नी उस लड़के को देखकर कुछ सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद बोली, आप आरुष जी है ना? आप कुछ सोचकर आरुष मुस्कुरा के, जी बिल्कुल सही पहचाना। मुझे तो लगा था कि आपको अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से देना पड़ेगा, लेकिन आप तो पहचान गई। गिन्नी भी मुस्कुराई और बोली, अरे अभी एक दिन पहले ही तो मिले थे, तो कैसे भूल जाती इतनी जल्दी। और फिर आप शवू के दोस्त भी तो हैं, तो हमारे भी हुए ना। आरुष भी हंस दिया तो गिन्नी ने उसे अंदर चलने को कहा और उस औरत से चाय लाने को कह दिया। दोनों अंदर चले गए और गिन्नी ने आरुष को सोफे पर बिठाया और खुद भी बैठ गई। फिर बोली, आप इस समय यहाँ, लेकिन अभी शवू नहीं आई है। आरुष बोला, जी पता है, इसलिए तो आया हूँ इस वक्त। उसकी बात सुनकर गिन्नी उसे हैरानी से देखने लगी तो वो बोली, जी इस वक्त मुझे शवी से नहीं बल्कि आपसे ही मिलना था। गिन्नी हैरानी से, क्या मतलब? मतलब ये कि इस वक्त मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी जो कि शवी के होते हुए नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी बात है कि जो शवी के सामने नहीं कर सकते हैं आप? आरुष ने उसकी तरफ देखकर पूछा, बहन जैसी है ना शवी आपकी? हाँ बिल्कुल, बल्कि उससे भी बढ़कर। आई नो। और आप उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगी है ना? बिल्कुल, मैं अपनी शवी की खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शवी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और उसकी खुशी से भी। अच्छा तो बताइए ना, क्या बात है? तभी वहां चाय लेकर वो औरत आ गई और गिन्नी ने आरुष को चाय दी। वो औरत चली गई। आरुष चाय का कप लिए हुए अपनी जगह से उठा और 2 कदम चलकर बोला, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपकी शवी से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ, मैं उसे उसे अपना बनाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप यकीन करेंगी? गिन्नी का कोई जवाब न आने पर आरुष ने मुड़कर देखा तो वो एकदम हैरानी के भाव से उसे देख रही थी। आरुष ने गिन्नी को ऐसे हैरान देखा तो वो बोला, क्या हुआ? आपको यकीन नहीं क्या मेरी बात पर? गिन्नी ने कोई जवाब नहीं दिया तो आरुष मुड़कर उसकी तरफ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। तो गिन्नी नॉर्मल हुई और बोली, आप सच बोल रहे हैं? आप मेरी शवी से प्यार? उसने अपनी लाइन अधूरी छोड़ दी तो आरुष हल्का सा मुस्कुरा के बोला, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं शवी से प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा, इतना कि बता भी नहीं सकता। लेकिन वो ये बात नहीं जानती अभी। गिन्नी को ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन वो फिर से सीरियस होकर बोली, लेकिन आपका ये प्यार आजकल के टाइम का तो नहीं है ना? आई मीन वो 4 दिन का घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और फिर कुछ दिनों बाद मन भर गया तो छोड़ दो और किसी और को पकड़ लो। अगर ऐसा है तो मैं अभी से क्लियर कर दूं कि आप भूल जाइए शबू को, क्योंकि उसे तो ये सब पसंद नहीं है। और उससे ज्यादा ये बात मुझे गवारा नहीं होगी कि कोई मेरी शबू को यूज करे और उसके इमोशंस का मजाक उड़ाए। वो आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत सेंसिटिव है वो। उसकी बात सुनकर आरुष बोला, यही तो उसकी खास बात है कि वो आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, सबसे अलग है। और उसकी इसी बात पर मुझे और भी ज्यादा प्यार आता है। और दूसरी बात, उसे धोखा देने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि वो पहली लड़की है जिसने मुझे प्यार के इस खूबसूरत एहसास से वाकिफ कराया है। वरना तो आज तक कभी किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं की थी मैंने। लेकिन शवी तो पहली ही नजर में मुझे दीवाना बना गई। फिर थोड़ा मुस्कुराकर, और सच कहूँ तो इस दीवानगी से भी मुझे प्यार हो गया है। अब तो उसके बिना जीना ही नहीं चाहता हूँ मैं, बस उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना है। उसकी बात पर गिनी बोली, अच्छी बात है कि आप सच में शबू से प्यार करते हैं, लेकिन इसमें मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ भला? आरुष थोड़ा गंभीर होकर बोला, बिल्कुल आप ही तो हेल्प कर सकती है मेरी। लेकिन किस चीज में हेल्प चाहिए आपको? 2 चीजों में। गिनी हैरानी से, 2 चीजें मतलब? आरुष मुस्कुराकर, पहला तो शवी के दिल में जगह बनाना। उसकी बात के बीच में ही गिन्नी बोली, लेकिन वो तो पहले ही है आपको अपना अच्छा दोस्त मानती है, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं तो आपकी जगह है ही ना। आरुष बोला, इसलिए तो वो सिर्फ अपना दोस्त मानती है मुझे, लेकिन मुझे दोस्ती से आगे बढ़ना है, जिसके लिए मुझे उसे इम्प्रेस करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। आखिर आप सबसे करीब हैं उसके, तो उसके बारे में सब जानती होंगी ना।
उसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, मुझे वो सब जानना है। ओके ठीक है, मैं कर दूंगी आपकी मदद। और दूसरा, आरुष एकदम सीरियस होकर दूसरा ये कि छवि को उस ऋत्विक से दूर रखना है। गिन्नी हैरानी से, मैं कुछ समझी नहीं। छवि को ऋत्विक से दूर रखना मतलब? वो तो पहले से ही एक दूसरे से चिढ़ते हैं, और खास करके शवु। और आप तो अपनी और छवि की बात कर रहे थे ना, तो ये ऋत्विक बीच में कहाँ से आ गया? सही कहा, वो बीच में ही आ रहा है, मेरे और छवि के, वो भी जबरदस्ती। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करेंगे भला? क्योंकि वो मुझे छवि से अलग करना चाहता है, इसलिए। लेकिन वो तो आपके दोस्त है ना, फिर वो ऐसा ऐसा क्यों करेंगे? पता नहीं क्यों, लेकिन जब से मिला हूँ वो बचपन से बिल्कुल बदल गया है। बहुत अजीब सा हो गया है। शायद ये फेम और पॉपुलैरिटी के चलते ही उसका एटीट्यूड चेंज हो गया है, और अब शायद हमारी बचपन की दोस्ती भी कोई मैटर नहीं करती है उसके लिए, और वो छवि के आसपास ही मंडराता रहता है। शायद वो उसे अपनी सोसाइटी की लड़कियों की तरह अपने टाइम पास के लिए यूज करना चाहता है, लेकिन मैं हमेशा उसके इरादों पर पानी फेर देता हूँ, इसलिए मुझसे चिढ़ता है। शायद यही वजह है कि वो छवि को मुझसे दूर करके मुझसे बदला लेना चाहता है। उसकी बात सुनकर गिन्नी अविश्वास से बोली, मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा होगा। पर आरुष, दुखी होने का नाटक करते हुए, पता ही था मुझे कि आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं होगा। आप क्योंकि उसकी एडमायर जो है, ऐसा कुछ नहीं है, बस यकीन करना थोड़ा मुश्किल है इसलिए। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो शायद सही हो। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए शबू की खुशी है। अगर आप सच में उससे प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगी। बताइए क्या करना होगा मुझे? वो सब तो मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा आपको। आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। फिर दोनों से नंबर एक्सचेंज कर लिए। और गिन्नी बोली, तो फिर आपको शबू से मिलाने का मिशन शुरू करते हैं। आरुष बोला, लेकिन हमें पूरी सावधानी से काम करना होगा, और हम दोनों के अलावा किसी को भी इस प्लान के कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओके ओके डन, गिन्नी ने कहा। तो आरुष चाय पीकर उसे सब समझाकर वहां से निकल गया अपनी कार लेकर। गिन्नी बहुत खुश थी कि आखिर छवि की जिंदगी में कोई आया है जो उसे खुश देखना चाहता है। और इधर आरुष कार में बैठा हुआ मुस्कुराए जा रहा था। फिर खुद से ही बोला, वेल डन आरुष, क्या दिमाग चलाया है अपना। अब देखता हूं मैं कि ऋत्विक सिंघानिया की कि तुम कैसे मुझसे मेरी छवि को दूर करते हो। वो तुम्हारी कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं होने नहीं दूंगा। छवि अगर किसी की होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी, यानी कि आरुष की। अब वो बनेगी छवि आरुष मिश्रा, क्योंकि अब मैंने ऐसा दाव खेला है कि चित भी मेरा होगा और पट भी मेरी। और सबसे बड़ी बात कि छवि भी मेरी होगी। तुम्हारा ये जो गुमान है ना, वो अब चकनाचूर हो जाएगा। फिर उसने म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया और गाना बजने लगा। अर्श भी छवि का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करके साथ में ही गुनगुनाने लगा, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ऐसे ही सोचते सोचते वो घर पहुंच गया और सीधे अपने रूम में चला गया। तो दोस्तों देखते हैं कि अब आरुष ऋत्विक और छवि के खिलाफ कौन सी साजिश रचता है। क्या ऋत्विक उस साजिश से निकल पाएगा? क्या ऋत्विक और छवि? तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले भाग में, धन्यवाद।